नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। बिहार में आखिर महागठबंधन का मैनिफेस्टो आ गया है। अब मैनिफेस्टो को लेकर तो बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट हमेशा की तरह बिहार के जाने-माने पत्रकार शिवपूजन झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैनिफेस्टो पर तो शिवपूजन जी आपसे बात होगी, लेकिन सबसे सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, जननायक एक शब्द है, कई लोगों की ज़ुबान पर है आज आज की शाम से। तो मैं ये जानना चाह रहा था ये राहुल गांधी कैसे जननायक है? तो 57 दिन से गायब है बिहार की भूमि से। इलेक्शन हो रहा है भाई। बस बहुत ही मैं कहूँगा रेलिवेंट सवाल है। ये सवाल पहले कई बार खड़े किए जा चुके हैं और जब ये खिताब दिया गया था जिसको मैं बार बार कहता हूँ आपके पहले कार्यक्रम में भी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि ये जननायक का खिताब दरअसल टीटीएम के तहत दिया गया है। ताबड़तोड़ मालिश खुश करना है तो फिर ये खिताब दिया गया है। अब आप विडंबना सोचिए कि जिस शख्स ने ये जननायक का खिताब दिया ये वही शख्स हैं जिनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पे चढ़ने तक नहीं दिया गया, वहां से धकिया दिया गया। दूसरा फिर कार्यक्रम होता है तो एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन खिताब दे दिया तो आका खुश भी हो गए। और अब तो दूसरे को भी ये खिताब देख रहे हैं कि जगह जगह दिया जा रहा है, जननायक तेजस्वी। तो जननायक शब्द यहाँ पर बड़ा एक इमोटिव कनेक्ट रहा है। आप जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, और थोड़ा सा अगर हम हाल के दिनों में पुराना इतिहास अगर ये करें तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को जिस हिसाब से भाजपा ने वो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, जो ड्यू पोजीशन दिया, उसके बाद एक तरीके से रास्ता प्रशस्त किया नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार मुखालफत करते रह रहे थे बार बार कि उनको मिलना चाहिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो जननायक के साथ एक रेस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है और भाजपा ने इस मुद्दे को पूरी तरह से लपक लिया है। भाजपा के कई कद्दावर नेता लगातार मुखर हैं, लगातार सिस्टमेटिक अटैक कर रहे हैं। यहाँ तक कि तो आप सोचिए इनके प्रधानमंत्री अभी आए थे तो प्रधानमंत्री ने भी समस्तीपुर की रैली में इस चीज का जिक्र किया कि लोग खिताब चोरी करने की होड़ में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है जननायक का मुद्दा जो है वो गूंजता रहेगा, लेकिन ये वोटिंग पैटर्न में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये तो कहते हैं कि एक सटायर है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां होती रहेगी इस विषय पर। बड़ा मुद्दा ये हो गया कि मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन त्रिपाठी जी बहुत दिलचस्प मैं है। एक झा साहब इससे पहले कि मैनिफेस्टो पर जाए मैंने भी कुछ पॉइंट्स उसके देखे हैं तो उस पर मैं आपके ख्यालात जानूंगा। वैसे एक चीज और उससे पहले पूछ लेना चाहता हूँ कि 57 दिन से गायब थे राहुल गांधी। कल से सुना है फिर से शुरू करेंगे। तो ये 57 दिन से गायब तो क्या मतलब राहुल ने तेजस्वी के आगे समर्पण कर दिया क्या? देखिए, कांग्रेस ने एक तरीके से समर्पण तो किया है, वेट एंड वॉच मोड में रही, और ये तब हुआ जबकि कांग्रेस कोशिश कर रही थी असर्ट करने की। राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप को कहीं ना कहीं ये अनुमान हो चुका था कि जब राहुल गांधी की बिहार यात्रा हुई तो शायद कांग्रेस का कैडर, जो वोट बैंक है, जो कभी उसके साथ चस्पा हुआ करता था, चिपका रहता था, आर्डेंट सपोर्टर्स, वो एक्टिव हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं था। तो द कांग्रेस वाज ऑल द वाइल ट्राइंग टू फ्लेक्स इट्स मसल्स। आपको वो तस्वीर भी याद होगी कि तेजस्वी यादव उनकी गाड़ी चला रहे थे जिसमें राहुल गांधी जो है बिहार का दौरा कर रहे थे। दिख यही रहा था कि ड्राइविंग सीट पे राहुल गांधी आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुद्दे भी ऐसे चुने, एसआईआर का मुद्दा। अब तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को तो उठाया नहीं था। तेजस्वी यादव तो मुद्दा उठा रहे थे रोजगार का, और मैनिफेस्टो में उसकी छाप आपको दिख रही है। जब बिहार का दौरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर एकाएक ये गायब हो जाते हैं। गायब इस तरीके से होते हैं कि तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं, चाहते हैं कि भाई सीट बंटवारे का मसला जो है उसको अब सुलझा लिया जाए। तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे इनसे मुलाकात करते हैं, ना फिर राहुल गांधी इनसे मुलाकात करते हैं। तो दिल्ली से लौटने के बाद जहां दूसरे घटक दल सब इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, नॉमिनेशन का वक्त बिल्कुल आ गया और तब तक इनका साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया था। राहुल गांधी कहाँ हैं किसी को जानकारी नहीं। तो ये एक मैसेज क्या जाता है, मैसेज ये जाता है कि आप कभी सीरियस हैं ही नहीं। आपने जो एफर्ट किया वो एफर्ट
उसको सस्टेन करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है। पौधा भी आप लगाते हैं तो उसको नर्चर करना पड़ता है। नर्चर आपने किया नहीं, स्थिति क्या हो गई कि आज कांग्रेस फिर से हाशिए पे आ गई। आपने कन्हैया कुमार से जो है पदयात्रा शुरू करवाया, उनकी रैलियां करवाई, कन्हैया कुमार पूरे बिहार भ्रमण पे निकले। आपने पप्पू यादव को भी एक एम्बिगुअस पोजीशन में ला करके छोड़ दिया कि पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव को और लालू प्रसाद यादव के परिवार को मुंह चढ़ाने के लिए रहेंगे, कन्हैया कुमार उनको मुंह चढ़ाने के लिए रहेंगे, क्योंकि ये जो दोनों कांग्रेस के नेता हैं। बाकी पप्पू यादव तो एम्बिग्विटी में इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको कांग्रेसी मान लेती है और अपनी सहूलियत के हिसाब से सवाल खड़े कर देती है कि भाई हु इज पप्पू यादव। लेकिन स्थिति क्या हुई? स्थिति यही उत्पन्न हुई कि कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव को नेपथ्य में जाना पड़ा। वो चले गए बिहाइंड द कर्टन और उन्होंने फोन तक उठाना बंद कर दिया और जो गांठें थी वो उलझती चली गई। सीट बंटवारे पर क्या अभी तक कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाया है? नहीं हो पाया है। कांग्रेस फिर क्या करती है? लास्ट में जब स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि भाई अब नॉमिनेशन ही फाइल नहीं हो पाएगा, तो कांग्रेस ने भी ऐसी जगहों से सीटें उतारी जहां से राजद ने भी उतार दी। इसको जहां से मन किया वहां से सीटें मतलब अपने कैंडिडेट को उतार दिया। तो एक बड़ा लूज सा एग्रीमेंट दिखा इनके बीच में। इसका एक मैसेजिंग जो हुआ वो गलत हुआ। दूसरी अहम बात ये देखिए, एक तस्वीर वायरल हुई थी। तस्वीर में कौन थे? गहलोत साहब थे और लालू यादव थे। ये कृष्णा अलावरू जिनको के बिहार का प्रभारी बना करके अभी तक कांग्रेस ने उनके हाथ में कमान दे रखी थी। 6 महीने पहले ये अपना क्यूआर कोड जारी करते हैं। 6 महीने पहले से ये अपना कैंडिडेट्स का लिस्ट मंगा रहे थे। लिस्ट का असेसमेंट चल रहा था। तो आपको तमाम सीटों पर एक बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिल पाया था। जो लास्ट स्टेज आते आते जिन कैंडिडेट्स के खिलाफ आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, आप हार करके उन्हीं को देते हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस की हुई है। अब देखिए कृष्णा अलावरू के साथ जो कुछ भी हुआ 10 सर्कुलर रोड पे यानी कि राबड़ी आवास पे एक तरीके से दरवाजे के बाहर रखा गया उनको। तो लालू प्रसाद यादव ने और उनके परिवार ने कृष्णा अलावरू को उनकी औकात दिखा दी। कांग्रेस को रियलाइज हुआ कि भाई अगर गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, कई तो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनका तो ये कहना है कि कांग्रेस को चाहिए था कि वो दिल्ली की राह पे चल लेते, इस बार बुरी तरह से पस्त होते। एनडीए के लिए हो सकता था कि केक वॉक हो जाता, लेकिन कम से कम 20-30 के लिए वो अपना रास्ता प्रशस्त कर सकते थे। तभी वर्तमान में स्थिति क्या है कि कांग्रेस का कहीं भी कोई अभी तक का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम पोल कैंपेन कम से कम बिहार में रहते हुए 27-28 साल की पत्रकारिता करने के बाद त्रिपाठी जी एक भी इनका कोई ऐसा कैंपेन मेरे रडार पर अभी तक कैप्चर नहीं हुआ। प्रशांत किशोर करते हैं, वो अररिया जाते हैं, तुरंत रडार पे आते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मुसलमान उनको जाकर वहां पर ग्रीट कर रहे हैं। असादुद्दीन ओवैसी आते हैं तो वो हमारे रडार पर आ रहे हैं, तमाम दुनिया के रडार पर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के तमाम वो दिग्गज नेता कहाँ है? कैंपेनिंग क्यों नहीं हुई? साझा कार्यक्रम अभी तक क्यों नहीं हो पाया? तेजस्वी यादव 6 से 7 रैली हर रोज कर रहे हैं। सुबह अपना नियमित निकल जाते हैं, शाम को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टेम्पो बिल्डअप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महागठबंधन की पूरी लड़ाई का जिम्मा क्या सिर्फ तेजस्वी यादव ने ले रखा है? तो राहुल गांधी का कॉन्स्पिक्यूअस अब्सेंस जो है ना, ये एक सेम्बलेंस देता है, ये एक मैसेज देता है कि द कांग्रेस इज नेवर टू सीरियस। एटलीस्ट राहुल गांधी इज नेवर सीरियस। वो एक एफर्ट डाल देंगे, छोड़ देंगे, कैरी फॉरवर्ड वहां से नहीं हो सकता, उसकी नर्चरिंग नहीं हो सकती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कांग्रेस के लिए। अब ये मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जितने अस्थायी कर्मचारी हैं आप उनको स्थायी कर देने का भी आपने वादा कर दिया और कहते हैं 30,000 कम से कम सैलरी होगी। फिर आपने जितनी लाख सैलरियां नौकरियां देने की बात की है वो तो की ही है। पूरा मैं घोषणा पत्र देखता हूँ तो मुझे लगता है ये कहाँ से पैसा लाएंगे भाई, मुझे तो ये भी तो कम से कम बताना चाहिए। तो ये तो पॉपुलिस्ट मेजर्स सारे ले रहे हैं, लेकिन कोई बुद्धिमान आदमी होगा तर्क करने वाला तो कम से कम ये तो सोचेगा कि भैया पैसा कहाँ से आएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है जहाँ साहब? आपने तो देखा होगा, आपने तो वो पीछे जो बैकड्रॉप में पोस्टर लगा हुआ है उसमें तेजस्वी की कितनी बड़ी फोटो है और राहुल की एक पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी देखा होगा। तो हाउ डू यू टेक बिल्कुल, दिस? विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑब्वियसली। अभी थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकला था तो अच्छा। मेरा जो पूरा का पूरा इलाका है, तो इसमें क्या है कि वाई फैक्टर काफी डोमिनेट करता है और सारे लोग हमसे थोड़ा सा वो जुड़े हुए हैं, वो खुल करके बात करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ लालू प्रसाद यादव।
ओके। और उसको मैंने इरोड होते हुए नहीं देखा है। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही सवाल किया। वो मुझ सब जानते हैं कि ये न्यूट्रल है। ये ना तो भाजपाई की संज्ञा मुझे अभी तक मिली, हालाँकि खिताब देना बहुत आसान हो गया आज की तारीख में। आप देखते हैं गोदी मीडिया और तमाम चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उन सबको पता है कि रियलिस्टिक असेसमेंट करेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया घरे-घर नौकरी बँट जइतई तो बहुत बढ़िया है, अब तो कोई नहीं हरा सकते, अब तो 100 पार करा देते ही तेजस्वी यादव, लोकल डायलेक्ट में। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अगर हर घर में नौकरी देना है तो आखिर कितने परिवार को नौकरी मिलेगा या कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? 2,30,000 2 करोड़ 30 लाख 35 लाख इतना देना पड़ेगा। भाई कितने ऐसे लोग हैं अभी बिहार में जो 10वीं पास हैं? सरकारी नौकरी देने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया रखेंगे, या 12वीं पास हैं, या आप ग्रेजुएट हैं, या आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है। इनकी तादाद कितनी है? 12% 13% के आसपास, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगले 2 साल तक आप इतनी नौकरी दे देंगे, अगले जैसे ही सरकार में आप आते हैं अगले 20 दिन में इसकी रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी, ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जाएगा और अगले 2 साल में आप इतनी नौकरियां दे देंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो लेकिन वो आपके पास वर्कफोर्स आएगा कहाँ से? सरकारी नौकरी के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन कुछ रखेंगे या आप ओपन छोड़ देंगे उसको? ये एक पहलू हो गया। ये उनके दिमाग में ये बात घुसी, हाँ, बात ये तो ठीक है। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आपका स्टेट एक्सचेकर जो फंड होगा उसी से करेंगे, या फिर आपको लगता है कि एडीबी से, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है वैसे हालात आप चाह रहे हैं, एडीबी से आईएमएफ को आप डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, वर्ल्ड बैंक को आप करेंगे कि भाई हमको यहाँ पर जो है हमने 2 करोड़ 30 लाख 35 लाख नौकरियां दे दी हैं, हमको दे दीजिए अगले 5 साल के लिए लोन, ऐसे चलेगा क्या? तीसरी बात ये बताइए कि अगर नौकरी दे करके सारे पैसे नौकरी में ही चले गए, फ्री बीज में ही चले गए, ठीक है, संविदा पर हैं या जो अस्थाई हैं उन सबको आपने परमानेंट कर दिया, आप 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, सब चीज तो आपने फ्री कर ही दिया, तो कोई काम क्यों करेगा? पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या हमारे राज्य को अच्छी सड़क चाहिए या नहीं चाहिए? क्या शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाहिए या नहीं चाहिए? 4% के आसपास आपका शिक्षा व्यवस्था पे खर्च है। शिक्षा की यहाँ कितनी चरमराई हुई स्थिति है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहीं के विद्यार्थी, यहीं के शिक्षक, पढ़ाने के लिए शिक्षक जा रहे हैं कोटा और पढ़ने के लिए विद्यार्थी जा रहे हैं कोटा। विचित्र माया है। और माँ बाप, हमारे जैसे माँ बाप क्या कर रहे हैं भाई? तो हम पैसा भेज रहे हैं अपने बच्चे को कोटा। यही तो तस्वीर हुई। वजह यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। ये तो तब जबकि नीतीश कुमार का कार्यकाल था, नीतीश कुमार का साफ कहना था कि बिजली तो फ्री होनी ही नहीं चाहिए। आई स्टूड बाय हिम एट दैट पॉइंट इन टाइम। आज आप 125 की जगह कोई दे रहा है तो आप 200 यूनिट कह रहे हो। कोई कह रहा है कि हम भाई 10 लाख रोजगार देंगे, तो आप तुरंत आके कहते हो हम 19 लाख रोजगार देंगे। और अब तो हद हो गई, हम हर परिवार को 100 सरकारी नौकरी देंगे। भैया दोगे कहां से? लेकिन देखिए होता है क्या है कि नैरेटिव सेट करना होता है, और रूरल डिस्कोर्स जो होता है, खास करके जो कोर वोट बैंक है राजद का, कोर वोट बैंक के लिए इस तरीके की बातें जो है ना वो बड़ी लुभावनी होती हैं। वो उसको सीमेंट करने में आपके और हमारे ऐसा रैशनल थिंकिंग व्यक्ति कितना डिबेट करेगा इस बात पे? दे गेट प्राइमरीली कैरिड अवे बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि हम हर घर को नौकरी देंगे। तो इसने क्या है, एक नैरेटिव तो बदल दिया। रोजगार पिछले चुनाव में भी नैरेटिव नहीं था, लेकिन वहीं पर आपने देखा कि किस तरीके से आके तेजस्वी यादव ने नैरेटिव को चेंज कर दिया था। सेकंड फेज आते आते 10 लाख रोजगार देंगे, ये नैरेटिव सेट हो गया था। तो कुल मिलाकर के स्थिति क्या होगी? जैसे बाकी राज्यों में हुआ, बाकी राज्यों में भी रेवड़ियां बांटी गई। और एक्चुअल जब एग्जीक्यूशन की के स्टेज पर आता है, हर अकाउंट में आएगा 15 लाख। आप समझ रहे हैं? आगे उसको विस्तार से कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैनिफेस्टो है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख करके रखा गया है। एग्जीक्यूट करना संभव ही नहीं है। स्टेट का उतना हेल्दी बजट है ही नहीं, अभी भी आप बीमारू कैटेगरी में ही हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना ही कर दें कि जो यहाँ से मास एक्सोडस होता है, कम से कम उतना ही अगर आप रोक ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये तो आप मानेंगे ना राकेश जी की पिछले 35 साल में, एंड आई ब्लेम इट ऑन ऑल स्टेट ऑल द वेरियस गवर्नमेंट्स, राजद भी उतना ही जिम्मेदार जितना कि जेडीयू जिम्मेदार है। 20 साल आप नीतीश कुमार को मिले, आप इस पूरे राज्य की दसों दिशा आप कहां से कहां पहुंचा सकते थे? 20 साल में कम से कम एजुकेशन व्यवस्था ऐसी कर सकते थे कि एजुकेशन के लिए पलायन नहीं होता। आप रोजगार की स्थिति ऐसी कर सकते थे। लॉकडाउन कब लगा था? आपको वो तस्वीर तो याद होगी ना कि पैदल ही आ रहे थे, नीतीश कुमार कहते नहीं लॉकडाउन है, किसी को एंटर करने मत दो।
आपके बगल के राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी बसें मुहैया करा रहे थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो रही थी। हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? नहीं, घुसने मत दो। तो मजदूर बेचारे क्या करते? वो पैदल ही चल दिए। आप सोचिए, वो दौर था जहां पर सरकार ने स्किल मैपिंग कराया था, 32 लाख लोगों की स्किल मैपिंग कराई गई थी। अब 32 लाख का डाटाबेस आपके पास मौजूद है। ये 32 लाख कौन है? मैं सब जानता हूं कि कौन लोग हैं। आपको ऐसी खबरें भी याद होंगी कि ठीक लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, पता चला इनमें से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनको फ्लाइट का टिकट भेजा गया था, उनके मालिकों ने भेजा था। बड़ा खुश, बहुत खुश हुए थे वो कि फ्लाइट का टिकट मालिक भेजा है फिर से। अरे फ्लाइट का टिकट इसलिए भेजा क्योंकि उनके कारखाने बंद हो जाते अगर आप वहां नहीं जाते। इसको लेबर स्टेट बना करके रखना सबके लिए सहूलियत की बात है। शुगर बॉल बन सकता था बिहार, आपने कभी शुगर बॉल बनने नहीं दिया क्योंकि महाराष्ट्र में शुगर बॉल बनाना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शुगर बॉल बनाना है। आपके यहाँ 8 पटवन 9 पटवन में जो है गन्ना पैदा होता है, यहाँ पर 2 पटवन में गन्ना पैदा हो सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मच लो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल हर जगह रहा है, लेकिन अभी रेवड़ियां बांटने का एक सीजन चल गया है। नीतीश भी उसमें अपवाद नहीं है। और होड़ जब लगती है तो उसमें फिर इसी तरीके का मैनिफेस्टो तैयार होता है कि वो कहते हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये आगे बढ़ के कहते हैं हम 2.5 करोड़ देंगे। और ये कितना डुएबल है, कितना ये इंप्लीमेंट हो सकता है, ये आप भी समझ पा रहे हैं, हम भी समझ पा रहे हैं। लेकिन जो गरीब अनपढ़ है उसको तो ये उम्मीद पर रहेगा आगे की, फिर बहुत दिन तक इस उम्मीद में रहेगा कि भैया वोट इन्हीं को करना है, रोजगार यही पर देंगे। जैसे 15 साल का शासन था ना भाई, अनडिस्प्यूटेड शासन था राजद का, क्या था? हम आवाज दिए, लाठी में तेल पिलाया जाता था। भला क्या हुआ? आप रोड मांगने जाए तो क्या कहते थे? गांजा जो उगा रहे हो तो वहां तक पुलिस आ जाएगी, पकड़ा जाएगा। तो फिर वो रोड मांगना भी बंद कर दिए। फिर जब लोगों की आगे और डिमांड बढ़नी शुरू हुई तो फिर क्या बयान आया? हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड हम कर देंगे। तो बड़ा ये विचित्र पॉलिटिकिंग, हिस्ट्रियोनिक्स जो है यहाँ पर इस राज्य में होता है, उसी नैरेटिव का एक हिस्सा मैं मानता हूँ इसे। अब ये कहते हैं कि हर महिला को, बिहार में जितनी भी महिलाएं हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि उसकी उम्र भी तय की है क्या, कहते हैं 2,500 रुपए हर महीने देंगे, यानी 30,000 रुपए हर महीने हर महिला को 1 साल में। अब जितनी महिलाएं हों, 1.5-2 करोड़ तो होंगी मेरा ख्याल, पर और भी ज्यादा होंगी। पंजाब में आपने क्या देखा? आपने 1,000 रुपए वो हर महिला को देने जा रहे थे, और 2.5 लाख करोड़ का उनके ऊपर उधार था। और उसके बाद मान सरकार, उनके भगवंत मान जो है मुख्यमंत्री, वो यहाँ आके दिल्ली में नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि हमको 1.5 लाख करोड़ हमको उधार दे दीजिए। मतलब आप फ्री फंड की योजनाएं चलाइए और उसके बाद केंद्र से पैसे मांगिए, केंद्र नहीं दे तो आप कहेंगे केंद्र तो हमारी ओर ध्यान ही नहीं देता, और सारा उसके माथे पे पलट दीजिए। तो ये जो तो 2,500 रुपए, जी राजनीति का स्तर यही है ना कि आप जो है सहूलियत के हिसाब से विशेष राज्य का दर्जा मांग करते हैं। आपका बयान आता है कि हमें जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा देना राजद के कार्यकाल में क्यों नहीं संभव था? जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं दिया था? नीतीश कुमार जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, भाजपा सवाल खड़ी करती है, डीएनए पर सवाल उठाती है, तो आप यहाँ से नाखून बाल काट करके और लाखों की लाखों तादाद में सैंपल्स आप भेज देते हैं दिल्ली। आप समझ रहे हैं ना कि एक्रीमनी किस स्टेज तक पहुंच गया था। अब जो फ्रीबीज, जो रेवड़ियां, अब देखिए हो क्या गया है। ये 10,000 रुपए यहाँ पर जीविका बहनों को नीतीश कुमार ने दे दिया चुनाव के घोषणा के पहले। और 10,000 में जो रिपोर्ट हमारी आ रही, क्योंकि तकरीबन 40 रिपोर्टर काम कर रहे हैं हमारे साथ अभी पूरे बिहार में, चप्पे चप्पे की खबर आती है। खबर ऐसी आ रही है कि 10,000 रुपए का कई जगह पर तो वास्तव में ढंग का यूटिलाइजेशन हुआ है, मीनिंगफुल यूटिलाइजेशन हुआ है। ऐसा नहीं कुछ लोगों ने दवा पे खर्च किया, बाकी चीजों पे खर्च किया। कुछ लोगों ने लाइव स्टॉक खरीदा, बकरी खरीद ली, भेड़ खरीद ली, लाइव स्टॉक खरीदा, और उससे उसको वो चाहते हैं कि उसको आगे फर्दर बढ़ाएं। कुछ महिलाओं ने चाय की दुकान डाली इस भरोसे से कि भाई क्योंकि वादा तो किया गया है 2,10,000 का, और चुनाव के बाद ये आकलन कर लिया जाएगा कि 10,000 का सही इस्तेमाल किसने किया है, तो उसको बाकी 2 लाख रुपए दी जाएंगे। ये कुल मिलाकर के योजना है। ये कैच कर गया, वजह की पैसे अकाउंट में आ गए। अब हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे मैनिफेस्टो से जो आज रिलीज हुआ है महागठबंधन का। कहावत है पुरानी, वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। जो नीतीश कुमार ने वादा किया 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो उसका लाभ मिलना शुरू हुआ। पेंशन 400 से बढ़ा करके 1,100 कर दिया तो उसका बेनिफिट मिल चुका। ये महिलाओं को जो 10,000 रुपए मिलना था ये मिल गया, तो उसका क्या है कि ये पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा हो गया, रूरल पॉकेट्स के डिस्कोर्स का ये हिस्सा हो गया। सबको उम्मीद जग गई कि भाई 1 करोड़ नौकरी देंगे और
ये 2 लाख रुपए अभी और आना है, अभी तो ये पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि 10,000 रुपए आपको आना है। तो अब उसी को नलीफाई करने के लिए दूसरा मैनिफेस्टो लाया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। अब ये मैनिफेस्टो पर कितना वोटिंग पैटर्न चेंज होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अगली रियलिटी जो है वो यही है कि अल्टीमेटली द वोटिंग पैटर्न बॉयल्स डाउन टू प्योर कास्ट अरिथमेटिक। अब कास्ट अरिथमेटिक पे 5 मिनट में आपको जरा ये करता हूं कि लालू प्रसाद यादव की एक लिगेसी है जो बैठे बिठाए तेजस्वी यादव को मिल गई, वो तेज प्रताप को नहीं मिली, निशा को नहीं मिली। परिवार में चूंकि सिर्फ फुटअव्वल है इस वजह से मैं कह रहा हूं, लेकिन वो लिगेसी तो स्वतः ट्रांसफर एक तरीके से हो गई। और जब हम कह रहे हैं लिगेसी, तो लिगेसी के साथ एक बैगेज भी तो है ना। वो बैगेज में जंगल राज का हम लगातार जिक्र करते हैं और बैगेज में हम एमवाई कहते हैं। एमवाई अगर लिगेसी है, एमवाई बैगेज भी है। क्यों बैगेज है इसको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। मुस्लिम यादव एग्रेसिव वोटर हैं, उनका कंसोलिडेशन हुआ तो रिवर्स कंसोलिडेशन होता है, और इसी रिवर्स कंसोलिडेशन का फायदा नीतीश कुमार भी इस साल से उठा रहे हैं। एक ऐसे मतलब क्या कहते हैं कांस्टेंट बन गए हैं कि आप वोट किसी को भी दो, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये एक रियलिटी है। अब इस एमवाई इक्वेशन को लाख बदलने की कोशिश कर रहे तेजस्वी यादव। वो कहते हैं एम फॉर मुस्लिम नहीं, वाई फॉर यादव नहीं, एम फॉर महिला, वाई फॉर यूथ। इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जुड़ाव तभी होगा ना जब आप कास्ट कॉर्ड्रोन को तोड़ पाएंगे। लेकिन आप तो एक तरफ कास्ट सेंसस चाहते हो, बार बार आप दावे कर रहे हो कि भैया कास्ट सेंसस हमारी वजह से हुआ। कास्ट सेंसस का क्या हुआ परिणाम आप ये बता दीजिए। कास्ट समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। हमें पता चल गया कि ब्राह्मण की संख्या इतनी है, यादवों को लग रहा है हमारी संख्या बढ़ गई, जिसकी जितनी मतलब कहते हैं हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही ना इस तरीके के बयानबाजी हुए। लेकिन उसका जमीन पर कौन सी ऐसी पॉलिसी या कौन सा प्रोग्राम बना लिया इन्होंने कास्ट सेंसस करके, जिससे कि जो डिप्राइव्ड लॉट है उसको कुछ फायदा हो गया हो। होना कुछ नहीं है। बेसिकली क्या होता है, वहां पर कास्ट सेंसस का सिंगल पॉइंट एजेंडा था, हिंदू सोसाइटी को डिवाइड कर दो। पोलराइजेशन में जो होता है, ये पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन फिर ना हो पाए। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि नौकरी हमको देना है, नौकरी देना है, कैसे देंगे? कुछ इकोनॉमिक्स, कुछ गणित आपने सोच रखा है? या नीतीश कुमार ही कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे, कैसे देंगे? और ये अब क्यों आ रहा है? पिछले 4-5 साल में आपको याद, 2005 से आपने नौकरियां आपको देनी शुरू करनी चाहिए, तो उस समय भी आप 2 लाख नियुक्ति करते शिक्षकों की। आपके यहाँ जो है स्टूडेंट टीचर रेशियो वर्स्ट इन द कंट्री है। आपने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया? यानी कि आप सिर्फ नौकरियां दे दो, स्कूल नहीं दे पाओगे। आप सिर्फ नौकरियां दे दो, आप सड़क नहीं दे पाओगे। आपकी पूरी बिजली व्यवस्था चरमरा जाएगी। एग्रीकल्चर मेन स्टे है, एग्रीकल्चर पर आप कितनी सब्सिडी यहाँ पर दे रहे हो? एग्रीकल्चर पर आप क्या खर्च कर रहे हो? आपके यहाँ का चावल यहाँ से क्यों पंजाब चला जाता है और वो सब्सिडाइज, मतलब वो गवर्नमेंट का सारा बेनिफिट्स वहां पर ले रहे हैं? यहाँ पर जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर है उस पर चावल क्यों नहीं बिक रहा है? इन चीजों पर चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये वोटिंग पैटर्न को डिसाइड नहीं करता, ये इम्पैक्ट तो करता है। हमें तो अच्छी स्कूल चाहिए। अब देखिए यहीं पर इन कॉन्ट्रास्ट प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, वो सीधे कहते हैं हम शराबबंदी कानून बंद कर देंगे। अपना जस्टिफिकेशन है, शराबबंदी कानून कभी यहाँ पर रहा ही नहीं। आप लाखों लाख लोगों को आपने जेल में डाल दिया, क्या हुआ भाई? आज की स्थिति में ऐसे समाज में जिसमें भूखमरी की स्थिति थी, आप देखेंगे कि वहां पर इतनी महंगी महंगी बाइक्स आ गई। कहां से आ गई? सूखा नशा कितना बढ़ गया बिहार में, इस पर कोई रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन वही प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं ना कि आप अपने बच्चे को अपने इलाके के जो सबसे बढ़िया स्कूल है प्राइवेट, उसमें डाल दीजिए, उसका खर्च वहन करेगी सरकार। तब तक वहन करेगी जब तक हम सिमुलतला या नेतरहाट के समकक्ष स्कूल आपके यहाँ नहीं दे सकते। इस पर वोट नहीं पड़ेगा, इस मुद्दे पर ज्यादा वोट नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, भैया रुक जाओ छठ तक, 11 का चुनाव में भागीदारी कर लो, वोटिंग कर लो, 14 को नतीजे देख लो और छठ के बाद कह दो अपनी कंपनी में हम नहीं आ रहे हैं जी। इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करेगा क्योंकि ये वोटिंग पैटर्न को डिसाइड नहीं करता है। डिसाइड क्या कर रहा है वोटिंग पैटर्न को? तो कास्ट लाइंस और इसी तरीके का सगुफा छोड़ देना कि हम 2.5 करोड़ देंगे, हम 1 करोड़ देंगे। संभव है? पूरे स्टेट को गिरवी रख दो फिर भी संभव नहीं होगा भाई। अभी तो ये भी कह रहे हैं, एक उनका 8वां पॉइंट 9वां पॉइंट ये भी है कि परीक्षा शुल्क समाप्त कर देंगे, परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा मिलेगी सबको सुविधा।
अब बताइए, ये तो पैसा कहाँ से वोट लिया जाएगा, ये छोड़ दे रहे हैं और पैसा अपनी तरफ से भी छोड़ दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो भाई अब वोट मैं लेने के लिए आप सब, वोट लेने के लिए आप सबको पास भी कर दो, वोट लेने के लिए सबको कहते हैं ना वो आंसर शीट बना करके भी दे दो। ये बिहार की तस्वीर आपने देखी थी कि 3-3 माले तक अभिभावक चढ़ करके अपने बच्चे को चिट पहुंचा रहे थे। एग्जैक्टली। इसी मैं बिहार की वो तस्वीर थी। लेकिन जैसा एजुकेशन मैं कितना बदहाल है तो आप देख रहे हो। जैसा मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का हूँ, फिर भी मुझे बहुत दुख होता है भाई। बिहार अपना ही स्टेट है, एक ऐसा स्टेट जो सबसे संपन्न था। मैं झारखंड जब अलग हुआ है तब छोड़ दीजिए, अगर पूरा मिला लें तो वो सबसे, मतलब मिनरल्स की बात करें तो सबसे संपन्न स्टेट था वो। लेकिन उसका ऐसा कूड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि इसमें सत्ता में जो भी पार्टियां आई हैं शुरू से, ये सब सबकी भागीदारी है इसमें एक। और दूसरी बात, ये एक सवाल है मेरा कि ये कब ठीक होगा। जैसे आपने कहा कि चलिए, कोटा में जाके पैसा दे आते हैं छात्र। अब बिहार के इतने इंजीनियर, इतने आईआईटी के बच्चे हैं, तो क्या वहां पे ये नहीं हो सकता क्या? देखिए मैं आपको बताऊं क्या है कि मैं अपना केस स्टडी अगर प्रेजेंट करूं आपको, 96 का दौर था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिहार से बाहर हटा दिया। ऐसे हालात नहीं थे कि यहाँ आगे की पढ़ाई की जा सकती थी। अगर 3 साल का ग्रेजुएशन था तो मुझे 4.5 साल लगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। 1.5 साल का मेरा जो एकेडमिक कैलेंडर था वो सफर किया। बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस चीज को एक्नॉलेज तो नहीं करेंगी कि भाई आपका डिले आपकी वजह से नहीं हुआ है, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के डिले की वजह से हुआ है। हम भी नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा इस चीज को लेकर के सफर करे, लेकिन 5-6 महीने उसका भी एकेडमिक डिले हुआ। उससे जूनियर बैच का जो बच्चा था वो उसके समकक्ष आज पढ़ाई कर रहा है। बच्चा हमारा बाहर पढ़ने चला गया। महीने का 30-32 हजार के आसपास का कम से कम बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन तो हमारे ऊपर आ गया। अगर उस तरीके का हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट बिहार में होता तो मैं क्यों अपने बच्चे को बाहर भेजता। और ये मेरा केस, इट इज नॉट इन आइसोलेशन। ये तो हर मेरे अड़ोस पड़ोस के दूसरे घर की यही कहानी है पूरे बिहार में। कोटा का मैंने जिक्र किया, कोटा सूची। शिक्षक जा रहा है कोटा पढ़ाने, किसको पढ़ाने? तो बिहारी विद्यार्थी को। बिहारी विद्यार्थी कहां से जा रहे हैं कोटा पढ़ने के लिए? तो बिहार से जा रहे हैं। तो कोटा में सिर्फ आपको कमरा ही तो मिला हाँ। रहने के लिए। कोटा में शिक्षक को भी कमरा ही तो मिला रहने के लिए। और पढ़ाने के लिए एक बढ़िया जगह सुनिश्चित कर दी वहां के किसी एंटरप्रेन्योर ने, और सारी कमाई वो लेके जा रहा है। शिक्षक को कुछ हिस्सा मिल जाता होगा। बच्चे यहां सबसे ज्यादा कोटा में हम पढ़ा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है और इसके जिम्मेदार सारे लोग हैं। एक एक बार कहा गया था ना कि बिहार में कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में हुआ करती थी। साउथ के कांग्रेस के नेताओं को लगा कि हर वक्त वर्चस्व रहता है बिहार के नेताओं का, तो कांग्रेस ने सिस्टमेटिकली क्या क्या कि बिहार के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर करके यहाँ पर कांग्रेस को कमजोर किया। मैं बहुत आपको 80 से पहले के दौर और 80 के दौर की स्थिति बता रहा हूं। मैंने एक बात का और जिक्र किया आपसे चर्चा में कि खास करके हमारे चंपारण का जो क्षेत्र है वहां पर जो शुगर केन प्रोडक्शन है, अभी भी आप उसको कंपेयर कर लें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से, तो यहाँ के किसान कहते हैं कि पटवन 2 जरूरत होती है उनको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 से 8 पटवन की जरूरत है आपको शुगर केन क्रॉप के लिए। पटवन महंगा है, लेकिन शुगर बॉल ऑफ द कंट्री कौन सा क्या कहला रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहला रहा है। कैश क्रॉप है, किसान समृद्ध है क्योंकि कैश क्रॉप है। और हमारे यहाँ की क्या स्थिति हो गई? ठीक, चीनी मिलें, और दावे तो ऐसे बहुत होते हैं ना कि चीनी मिल खुलेगा और इसकी चीनी से हम चाय पियेंगे। सच्चाई कुछ और होती है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज टू बी ब्लेम्ड। सबने क्या किया, ऐसे ही वोटर्स को बरगला करके वोट लिया और स्टेट का बंटाधार हुआ। बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि पिछले 35 साल में ये राज्य काफी पीछे गया है। आगे बढ़ने की बजाय आप इथेनॉल पॉलिसी लेकर के आते हैं, और पहली बार मैंने देखा है हाल के दिन में कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर के सरकार आई है। क्यों उत्तराखंड में क्यों इतनी इंडस्ट्रीज आकर के सेटअप हो गई? आप एक टैक्स हॉलिडे क्यों नहीं यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते थे? आज आप अडानी को जमीन दे रहे हो तो उसी तरीके से आप कुछ नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाओ, स्पेशल इंडस्ट्रियल एरियाज बनाओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जस्ट हैंड इट ओवर। यही चीज तो गुड़गांव में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है ना। यू जस्ट नीड टू कम एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग, प्लग इन एंड प्ले द गेम।
वो चीज तो नहीं तो हो रहा है ना यहाँ पर बिहार वो में। कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना नहीं चाहता है। तो लॉ एंड ऑर्डर बनाने की भी तो जिम्मेदारी पॉलिटिकल नेताओं की ही है। ये भी तो आपकी सत्ता में है। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार की सरकार भी हाल में जो है इसी चीज को लेकर के काफी कटघरे में उसको खड़ा करने की कोशिश की गई तेजस्वी यादव के द्वारा। देखिए, हम जितनी भी मंथन कर ले, जितनी भी चर्चा कर ले त्रिपाठी जी, कुल मिलाकर के होगा क्या, मैं बताऊं आपको। 25-26 इलेक्शन तो मैंने कवर कर लिए। हाँ रिजिड बिल्कुल। कास्ट इक्वेशंस हैं। अभी जो इलेक्शन को एक तरीके से नई दिशा दे सकता है और कास्ट कॉलड्रॉन को पूरी तरह से, कास्ट फैक्टर को तोड़ सकता है, वो है युवा। 58% की आबादी जो है वो युवा वोटर्स की है। लेकिन कास्ट रिजिडिटी अभी नहीं टूटना है। एक और विषय जो मैं बार बार जिक्र करता हूं कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा मेटिकुलसली एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें सेंध लगाने की कोशिश इन दिनों तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं, सेंध लगा नहीं पा रहे हैं। ये युवा भी कहीं ना कहीं कास्ट लाइंस पर है, तो इसको चेंज कौन करेगा? जेंजी, जेंजी का जिक्र हो रहा है, जेंजी हो सकता है वो चेंज करे। कम से कम इस चुनाव में बहुत बड़ा फर्क होते नहीं देख रहा हूं। कमोबेश अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो कांटे की टक्कर वाली स्थिति फिर से हो रही है। अब कैंपेनिंग की कमान तेजस्वी ने संभाली है। तेजस्वी का अपना एक यूएसपी है, अपना एक कनेक्ट है। उस कनेक्ट को एक बार फिर से वो रिस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं 10-15 दिन नेपथ्य में रहने के बाद। तो चुनाव कुल मिलाकर के एक दिलचस्प मोड़ पे है। अब देखना यह होगा कि दोनों भाई बहन कब आते हैं और कैंपेनिंग शुरू करते हैं। 57 दिन का ब्रेक तो ले लिया, फॉरेन ट्रिप्स हो गया, जन नायक का खिताब भी मिल गया। अब 2-4 दिन भी अगर यहाँ थोड़ा कैंपेन वैम्पेन कर लें तो देखते हैं वो क्या उससे कोई बेनिफिट होगा या डैमेज होगा, गॉड नोस। लेकिन उनके यहाँ के दौरा के बाद बहुत हद तक तो डैमेज ही उनको मुझे लगता है कि हुआ। मैं तो मुझे ध्यान आता है कि पहले हम लोग, पहले इलेक्शंस होते थे तो हम लोग बड़ा उत्साह रहता था कि फलानी पार्टी का मैनिफेस्टो आ रहा है, देखना है ये चीजें थी कि नहीं, वो लोग वादे करते थे, रखेंगे कि नहीं। और बड़ा उत्साह रहता था और बड़ा हम लोग क्वेश्चन करते थे। लेकिन अब सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। कोई इस तरह से अगर महागठबंधन, मतलब किसी का भी मैनिफेस्टो होगा, तो उस पर कोई भी लेमैन जो है वही सवाल उठा देगा, तो मैनिफेस्टो का कोई पता नहीं क्या अर्थ रह जाता है। बहरहाल एक पॉजिटिव मोड पर उम्मीद करें कि शायद अगले 5 साल ये जब चुनाव हो और इसके नतीजे आए, कुछ अच्छा हो बिहार में, कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। कम से कम वो चीज ना हो जो आपने पॉइंट आउट किया, बिहार का बच्चा कोटा में जाए और बिहार का शिक्षक कोटा में पढ़ाए। बस एक कमरे का और एक रहने के कमरे का और एक हॉल का फर्क पड़े, और पैसा कोई और लूट ले जाए। तो कम से कम ये अगर बिहार की धरती पर हो, नालंदा की जमीन पर हो, तो ज्यादा बेहतर है। उम्मीद यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका झा साहब, बहुत आप बहुत आए, धन्यवाद। अपना कीमती वक्त दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।